अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जो कि 20 सितंबर को सदर ममलकत के दस्तखत के बाद नाफिज हो गया था, आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त जो लिखी गई उसमें सदा की गई है कि इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए और इसके तहत होने वाले तमाम इकदामात को कलअदम करार दिया जाए। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके और सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस पर मुश्तमिल कमेटी जो है वो बेंच मुकर्रर करेगी। इस ऑर्डिनेंस से पहले जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नाफिज हुआ था, उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जो हैं वो बेंच बना रहे थे। यानी ये 3 रुकनी एक कमेटी थी जो बनाई गई थी, जो ये फैसला करेगी कि किस बेंच में कौन से जजेस जो हैं बैठेंगे और बेंच जो मुकर्रर करना है वो उनकी सवाबदीद था। इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद, जब ये ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ, उसके बाद से जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। इसके बाद सूरत हाल ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत लिखा जिसमें इस ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाली जो कमेटी है उसके इजलास में बैठने से उन्होंने माजरत की, ये कहकर कि बगैर किसी वजह के जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाना गैर जमहूरी रवैया है। इस ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद जो बेंच सामने आया उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। ये तासुर दिया जा रहा है कि अपनी मर्जी का मेंबर शामिल करके मन मर्जी करने की कोशिश की गई। आज इसका इहाता करेंगे हम। और दूसरी जानिब जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने आईनी अदालत से मुतालिक बहुत अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आईनी अदालत बनाकर रहेंगे। उनका उस खानदान और जमात से ताल्लुक है जिसने इस मुल्क को आइन दिया। हमारी तारीख कुछ ऐसी है कि हमने आमराना दौर भी देखा है। हमने देखा है कि कैसे 1973 के आइन को एक आंख की लर्जिश और होंठों के जुम्बिश से उड़ा दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान आमिर को ऐसा काम करने देते हैं जिसकी वजह से वो 10-10 साल जमहूरियत और आइन को भूल जाते हैं। हमारे आइन को एक कागज़ का टुकड़ा समझकर फाड़ा गया और इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जज साहिबान ने आमिर को आइन में तरमीम करने की इजाज़त दी। आज आईनी अदालत के क़याम के हवाले से भी हम हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनकी राय लेंगे कि आईनी अदालत बनाना जो है वो वक्त का तकाजा है या इस पर भी कुछ सवालात उठते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं मियां सैफुर रहमान साहब। मियां सैफुर रहमान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर एनालिस्ट आसमा वदूद साहिबा। आसमा, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। साथ ही लॉ एक्सपर्ट हैं याह्या फरीद साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। याह्या, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। मियां सैफुर रहमान साहब, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में जिस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया, इस ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद जो एक सूरत हाल हमारे सामने आई है और जो कमेटी तश्कील दी गई है, उस कमेटी में के मुतालिक ये तासुर जा रहा है कि जो है वो अपनी मर्ज़ी का एक मेंबर शामिल किया गया है और कुछ फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है। यही तो वो रवैया था जिसका रास्ता रोका गया था जब हमने देखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट ने इसको पास किया और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते ही जो है ये जिस तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट किया। तो आज ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि फ़ौरन से ही, मतलब तकरीबन 1 साल हुआ है इस के नफाज को, तो 1 साल बाद ही ऐसी तरमीम करने की ज़रूरत पेश आ गई? नहीं, बड़ी उम्दा आपने बात इब्तदाई में आपने जब बात कर दी ना परसेप्शन की भी कि ये एक तासुर मिल रहा है। देखिए, पहले तो एक बात मैं कर दूं, मैं माहिर कानून ना हो के भी एक बात तो हम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि काम तो वाकई हमारे यहाँ तासुर ही से हो रहा है। पहले तो ये तासुर है कि ये जज साहब उनको फेवर करेंगे या उनके हैं, ये जज साहब उनके हैं, मेरे नहीं हैं। मेरा ख्याल है पहले तो हम ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दें। जज तो फिर भी जज ही हैं, आफ्टर ऑल इतने लर्नड जजेस इतने मनसब पे जाके जब बैठते हैं तो हम उन्हें कम से कम इस ब्रैकेट में ना ही रखें। मेरा मतलब है कि अगर हो सकता है मैं एक पार्टी हूँ और फैसला एक ऐसा आता है जो मेरी नज़र में मेरे हक में होना चाहिए था,
अगर नहीं मिलता तो मैं फिर भी ये इंप्रेशन ना कायम करूं, अदरवाइज यही तो सारा खराबी की बात है। मियां सैफुर रहमान साहब, हमारे पास मिसालें भी तो मिसालें मौजूद है, मैं आऊं और करंट की हमारे पास यहाँ भी जो देखिए, और दूसरी जी बिल्कुल दूसरी मुताल्लिक जिस तरह से करके फैसले आप देखिए ना, बिलावल साहब ने भी जो बयान दिया है, अब माजी से तो आप जो मौजूदा हाल है, सूरत हाल, उसको आप उसमें उसको अलहदा करके नहीं देख सकते, क्योंकि माजी का पूरा कंडक्ट जो है ओवरऑल किसी भी एक इंस्टीट्यूशन का, वो आपको मजबूर करता है ये नतीजा अखज़ करने में कि जी यहाँ पे आमरों को भी मौका दिया गया, 10-10 साल का वो उनको स्टे भी दिया गया। एक आमर को तो यूजर्पर कह के कहा गया, बट स्टिल इज अलाउड टू कंटिन्यू, यानी गासिब कह के, यानी गासिब है, फिर आगे बात रोकी नहीं गई। जैसे आप कहा गया जी इलेक्शन कमीशन ने ये फिर इलेक्शन नहीं कराया, अब उनको रिजाइन कर देना चाहिए। तो जब कहा गया कि ये गासिब हैं, तो फिर कहना चाहिए था कि उनको भी कह देते रिजाइन कर दें, भले फोर्स ना करते, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो आ सकती थी। तो कहने का मकसद है कि हमारे यहाँ देखिए, हाफ ट्रूथ इज नो ट्रूथ, हाफ जजमेंट इज नो जजमेंट। इसी तरह मैं कहता हूँ, अगर इंप्रेशन से अगर हम निकल आए तो बेहतर है। अब किसी ना किसी स्टेज पे तो हमने एतमाद करना है ना जी। एतमाद भी एक ऐसी, मैं समझता हूँ, शक्ल है कि जिसमें कि बहुत मुश्किल है किसी ओहदेदार को एतमाद करने के लिए भी तो जजेस का कंडक्ट भी कंडक्ट है। अब दूसरी बात मैं ऑर्डिनेंस की करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे दूसरे मेहमान भी हैं। ऑर्डिनेंस जो है, जब तक वो इन फोर्स इन प्ले है, उसमें तो अमल दरामद करने की गुंजाइश मौजूद है। चीफ जस्टिस और उनके जो भी सीनियर मोस्ट जजेस हैं, यानी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, जब तक वो रिसेंट नहीं हो जाता, एनल नहीं हो जाता, स्ट्राइक डाउन नहीं हो जाता आला अदालतों से, या पार्लियामेंट उसमें उसको विड्रॉ नहीं कर लेती, या उसका ऑर्डिनेंस का टाइम लैप्स नहीं हो जाता, तब तक तो इन प्ले है, उसको यूज तो किया जा सकता है, यानी कोर्ट उसके मुताबिक कर सकती है। फिर इसमें डिस्क्रेशन भी दे दी गई कि एनी 3 सीनियर जजेस आफ्टर द चीफ जस्टिस। तो जब इसमें डिस्क्रेशन दे दी जाएगी, तो डिस्क्रेशन, वैसे तो डिस्क्रेशन कहते हैं डिस्क्रेशन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ वेलर, लेकिन यहाँ डिस्क्रेशन वो नहीं है, वो जो डिस्क्रीट होता है कॉशन वाली। यहाँ डिस्क्रेशन है कि लैटिट्यूड दे दिया गया कि जी आप इन गुड फेथ समझते हैं कि ही कैन डिलीवर इन ए बेस्ट वे, तो आप कर लें। लेकिन जो अंदरूनी खाना जो बातें चल रही हैं ना जी, वो तो यही है कि यहाँ ये तासुर है कि जी ये साहब जो जब चीफ बनेंगे तो ये तो सारी वो पलट देंगे सारी बाजी, तो इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे ये चीज़ें बनाए। ऐसा हो रहा है, यह बात सही है आपकी। तो ये ओवरऑल परसेप्शन हमारे बिल्कुल मडी हैं, मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। ठीक, आसमा साहबा क्या समझती हैं कि ऐसा क्या हुआ कि साल बाद ही इस एक्ट में तरमीम करनी पड़ गई? हम तो बहुत ही, हमेशा मेरा जो काम है वो यही से शुरू होता है कि वी आर पासिंग थ्रू स्ट्रेंज टाइम्स। आप इसको पॉलिटिकल हिस्ट्री की, डेमोक्रेसी की हिस्ट्री की एक्सट्रीमली स्ट्रेंज टाइम, अननोन कॉरिडोर से होते हुए हम गुजर रहे हैं। हर जो मोड़ है वो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंसेस की हिस्ट्री के लिए एक अजूबा है। अभी हम जिस जंक्शन पे हैं, वहां पे आप इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलाइड होता देख रहे हैं, आप लोगों को एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोलाइड होता देख रहे हैं, आप एस्टैब्लिशमेंट को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोलाइड होता देख रहे हैं। ये एक अजीब और गरीब किस्म का chaos पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में आया। इसमें ये इस मुद्दे को अगर देख लें ना, तो इसके भी मल्टीपल हैं, इसकी मल्टीपल लेयर्स हैं। आप उसे पील ऑफ करते हैं तो कौन से रीजंस आते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी, चैरिटी हो सकती है, लेकिन एक मेस्मराइजिंग जो व्हाई दिस, इस वक्त अगर सिस्टम आपको एक इस करते हुए नजर आ, तो लोग डिपेंड करना चाहें तो हमारे राइट्स जिम्मेदार है, वो हमारे खिलाफ। आसमा साहिबा, आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। याहिया फरीद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये ऑर्डिनेंस जो है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं कि ये ऑर्डिनेंस निकलने से इतना बड़ा इशू क्या हो गया है। 20 साल से जो कांस्टेंट प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसके ऊपर कभी किसी ने कुछ बोला भी नहीं, वो तो ये थी
कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो जो मर्जी चाहे जब मर्जी चाहे सो मोटो ले लेते थे। 8 साल का जो दौरे इख्तियार रहा है चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का, उसमें हमने हर तरह का सो मोटो देखा। एक फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए जिन्होंने अपनी ही पावर्स को क्लिप कर दिया और क्लिप करके उसको स्ट्रीमलाइन किया, और उसी पावर्स को आज जो है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू, और ये ऑर्डिनेंस कोई पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नहीं किया जा रहा, पीटीआई की हुकूमत में तो सबसे ज्यादा ये ऑर्डिनेंस बहुत है लेजिस्लेशन की गई। तो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एक स्ट्रीमलाइन किया गया उस पावर को। इस बात में कोई प्रॉब्लम है क्या? कहाँ ये कहा गया है कि अब ये वापस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार बन गया? कहाँ सिर्फ ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सीनियर जज और एक तीसरा जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है मुंतखब कर ले। आज उसके ऊपर हमें इतना बड़ा मसला हो गया, लेकिन 20 साल कभी हमने ये बात नहीं की कि चीफ जस्टिस के पास इख्तियार क्यों है। लेकिन चले 20 साल बाद 20 साल पहले हमने रियलाइज भी नहीं किया ना, आज जब रियलाइज किया कि उसकी कि अगर तमाम इख्तियारात चीफ जस्टिस को दे दिए जाते हैं तो उससे क्या क्या जो मकासद हैं वो हासिल हो सकते हैं, या क्या क्या उसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। जब वो सामने आए तो आपने उसको करेक्ट करने की कोशिश की और आपने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको और 2 सीनियर तरीन जजेस को जो है वो ये इख्तियार दे दिया, आपने एक कमेटी बना दी। लेकिन आज 1 साल बाद ही आप जब ऐसी तरमीम लेकर आएंगे कि आप एक जज को जो है वो आप साइड पे करके आप कहेंगे कि ये दूसरा जज जो है वो सीनियर तरीन नहीं हो सकता, इसकी जगह जो है वो कोई भी चीफ जस्टिस की मर्जी का होगा, तो उससे एक तासुर तो मिलेगा, एक इंप्रेशन तो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा कि जिसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये कोई मेरिट के ऊपर नहीं बनते। क्या इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज कम है? क्या इनकी जुरिस्प्रूडेंस या इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ क्या कोई कम है? क्या ये सो मोटो एक्शंस के ऊपर कोई प्रॉपर्ली एडजुडिकेशन नहीं कर सकते? या तो आप मुझे बताएं कि ये जो चौथा जज है इसमें कोई नेपोटिज्म है, कोई मेरिट का कोई प्रॉब्लम है, कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। नहीं, ये इट्स नॉट अबाउट अ जज, ये इख्तियार चीफ जस्टिस को दे देना कि एक जज जो है वो उनकी मर्जी से तैनात होंगे, तो इससे मामला जो है वो खराब होता है। मैंने ये कहा ना कि 20 साल से एक मामला था, 20 साल बाद आपने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि ये मामला नहीं होना चाहिए, आपने उस रियलाइजेशन के बाद जो है वो 3 रुकनी एक कमेटी बना दी। देन अब क्या मामला हुआ? बात यह है कि या तो हमें क्रिटिसाइज करना होगा एक इशू को। इशू ये है कि एक पावर थी जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास रही 20 साल, ठीक है। आज वो जो पावर है वो 3 रुकनी बेंच के पास है। अब वो तीसरी रुकनी जो अच्छा आप मुझे बताएं कि कालीफाई थी, वो तीसरे जो जज हैं वो एक ऐसे जज को ले आते जो शायद उनके ग्रुप का ना होता, जिसको हम कहते हैं कि वो ग्रुप है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं है उस ग्रुप में। नहीं, कल ये छोड़ दें आप, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज तो जस्टिस काजी फाइज ईसा है, लेकिन कल कोई और आता है जो आपके इस मिजाज से मैच नहीं करता या आपके ख्यालात से मैच नहीं करता, तो देन जो है वो क्या सूरत हाल होगी कि जब उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? फिर इसको भी तो देखा जाना चाहिए कि उसके बाद जब चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मर्जी का एक जज तैनात करेंगे तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? देखिए उसमें ये कोई चेरी पिकिंग तो है नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो मुझे या किसी और को या सैफुर रहमान साहब को या आपको सही बात है, तो एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच से ही लेगा तो उधर ही से ना, ठीक है। हम तो कुछ इस तरह कहने लग गए जैसे वो जो चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह है, उसके पास जो पूरी की पूरी टोली बैठी है, उसके पास वो दे लैक ए ह्यूमन। हमने तो ये ऑलरेडी ये परसेप्शन, ये देखिए ये सारी बात की फाउंडेशन इस बात पे है कि शायद जो चौथा जज है उसको शायद कुछ आता नहीं है। तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसके पास 20 साल ये इख्तियार रहा था। आज अगर ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रेसिडेंट एक कानून बनाया गया जिसमें चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दिया गया कि तीसरा जज जो है वो आप अपने जो आप चूज करना चाहते हैं कर लें, तो इसमें प्रॉब्लम है क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रही। सिर्फ प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमने परसीव किया हुआ है कि चीफ जस्टिस जो है वो अपना मनपसंद आदमी लेकर आएगा और वो फैसले जो है वो चीफ जस्टिस के मातहत देगा। तो ये सारी परसेप्शन के ऊपर है। ठीक, आसमा क्या ये सिर्फ एक परसेप्शन हो सकती है या इसका रियलिटी से भी ताल्लुक हो सकता है? क्योंकि माजी में बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। या तो देखें कोई इस अंडर दिस कोई सो मोटर एक्शन का कोई फैसला आए, उस फैसला जो है वो लैक करता हो मेरिट्स के ऊपर, ठीक, उसमें एडजुडिकेशन से आपको लगे कि ये शायद चेरी पिकिंग।
ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अगर कोई फैसला आता है तो देन आप ये इस चीज को जो है वो मुद्दा बना सकते हैं। आज तीसरे जज ने कोई फैसला भी नहीं किया तो पहले ही हम बैठ गए कि तीसरा जज जो है ये ठीक हो गया। आसमा, आपसे मेरा ये सवाल था। देखिए जी, ये सर ने बहुत सिंपली एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये इतना सिंपल मामला नहीं है। जब कोई फैसला आ जाएगा, हम जिस मोमेंट में है ना, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ की जिस मोमेंट में है, इस मोमेंट में अगर कोई फैसला आ गया तो हम 500 साल पीछे धकेल दिए जाएंगे और उससे रीकूप मारना हमें नामुमकिन होगा। इससे इस वक्त भी आपने कहा ना, नेपोटिज्म का खतरा है, चेरी पिकिंग का खतरा है, आपको ये परसेप्शन है, परसेप्शन नहीं है, वो इस वक्त दैट इज इन द एयर। इफ दैट हैपेंस, अगर वो इस वक्त हो जाता है तो आप मुझे बताइए उसके इम्पैक्ट क्या है। उसके इम्पैक्ट ये है कि कल हम बैठ के यहाँ तबसरा कर रहे होंगे, उसके इम्पैक्ट ये नहीं है। उसका इम्पैक्ट हमारी डेमोक्रेसी की बुनियादें हिला देगा। उसका इम्पैक्ट ये है कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा हाइब्रिड, एक ऐसा मगलूबा किस्म की डेमोक्रेसी आ जाएगी जिसकी चुंगल से हम कभी भी नहीं निकल सकेंगे। ट्रायोक्टमी ऑफ पावर जो है वो बिखर जाएगी, उसकी फाउंडेशन हिल जाएगी। आप इसका इम्पैक्ट देखिए। यहाँ हम सिर्फ परसेप्शन बेस्ड नहीं है, हमें बेसिकली एक खौफ है कि इस वक्त हमारी वेल बीइंग, लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल, लोगों का जो आपका एक बॉन्ड होता है बिटवीन पीपल एंड द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन, वो खतरे में है। आप मुझे बताइए, अगर ये सब कुछ जो हम परसीव कर रहे हैं, अगर चेरी पिकिंग हो जाती है, अगर इस किस्म के फैसले आ जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बजाय इसके कि उस रास्ते में जाया जाए और देखा जाए कि आगे खड्डा है कि नहीं है, हमें पहले ही एक प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। Isn't that a right thing to do? और जहां तक बात है, बहुत मुअज़्ज़िज़ हमारे सारे जस्टिसेस हैं, हमारे चीफ जस्टिस भी बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। दे आर ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल माइंड्स, बट द थिंग इज कि इस वक्त हम ऐसे मोमेंट पे हैं जहां पे एक गलत डिसीजन इनकी गुडविल को भी फॉर लास्टिंग डैमेज कर सकता है। क्यों काजी साहब ऐसा रिस्क लेकर लेना चाहेंगे इस वक्त, जबकि 26 दिनों बाद उन्होंने जाना है? Why would he take all his life earning, इज्जत, नाम, मर्तबा, स्टेटस, उसको क्यों इस वक्त जाके स्टे करने की जरूरत पड़ गई है? तो यहाँ पे स्टेक्स बहुत हाई है। हम बहुत इजीली किताबी बातें करके यहाँ से नहीं निकल सकते। अगर ये चीज एक्सिक्यूट हो जाती है जैसे हम परसीव कर रहे हैं, तो उसमें हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे और उनके पड़पोतों पे भी ये इम्पैक्ट चला जाएगा। तो इट्स नॉट दैट सिंपल। 2+2 is 4, मतलब समटाइम्स व्हेन यू सी 2+2 हैपनिंग, आपको उसे रोकना पड़ता है। तो ये वो टाइम है जहां पे हम लोगों को वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा वोकल। हम सिर्फ क्या कहते चेयरिंग लाउड्स नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पे क्रिटिकल होना है और ये हमारा राइट है, क्योंकि इसमें हमारी वेलबींग है। सब कुछ आपने कहा, मैं उससे एग्री करती हूँ, लेकिन जो मेरी अगर परसेप्शन है वो एग्जीक्यूट हो गई तो हु विल बी रिस्पांसिबल? सो यहाँ पे रिस्पांसिबिलिटी शेड करनी है। तीनों इंस्टीट्यूशंस को अपनी जगह पे स्ट्रॉन्गेस्ट होना जरूरी है। कोलिजन नहीं होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से कलाइड नहीं करना चाहिए, अपनी जुरिस्डिक्शन स्ट्रेंथ गेन करनी है। ठीक, पार्लियामेंट में जो भी कानून लाया जाता है, बिल लाया जाता है, उसका मकसद जो है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल होता है। तो आज जो ये तरमीम की गई ऑर्डिनेंस के जरिए, इसका क्या मकसद हो सकता है लोगों की भलाई के लिए, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।